हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। तो भाई आज हम फिर से तैयार हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी की साइंस की सेकंड क्लास को लेके। ठीक है। तो कल हमारी एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेम पिछले टॉपिक के जैसे तुम्हारे पास में 10 सेकेंड्स होंगे। एक क्विज जैसा अपन इसमें करते हैं, तो आपके पास में 10 सेकेंड होंगे और उसी के अंदर तुम लोगों को क्या करना है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं। ऊर्जाघर मतलब कि जो हमारा जो एनर्जी हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। एनर्जी हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। अब जल्दी से तुम बताओ, 10 सेकेंड्स है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं, मतलब कि अगर अपन आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि इसमें एटीपी के रूप में कोई भी एक कोशिका होती है, अगर अपन प्लांट सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करें, तो वो क्या करता है, एक एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा का संचय करते हैं। क्या करता है ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करता है, और ये पूरी सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अपन थोड़ा बेसिक लेवल पे समझें कि अपनी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे ही एक कोशिका को, एक सेल को काम करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब थोड़ा सा अपन सेल को समझ लेते हैं, सेल को समझ लेते हैं। ठीक है। अब सेल का क्या होती है, एक मतलब कि हमारे बॉडी की एक सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, जो हमारे जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो जैसे कि अगर अपन बेसिक लेवल पे समझें कि एक दीवार को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे एक बॉडी को बनाने के लिए चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, एक छोटी छोटी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, और सेल के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर अपन बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो इसमें क्या दिया हुआ है, राइबोसोम दिया हुआ है। अब राइबोसोम का मतलब क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब ये कैसे काम करता है कि ये गोल्गी अपार्टस के साथ में मिल के, अब देखो गोल्गी अपार्टस भी क्या करता है, राइबोसोम की हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। ठीक है ना, क्या करने में, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है, इसका गोल्गी अपार्टस करता है। क्या करता है, गोल्गी अपार्टस इसकी हेल्प करता है। किसकी करता है, राइबोसोम की करता है। क्या बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना। चलो इसी के बाद में थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं, केंद्रक, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या काम करता है, देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक लीडर होता है। ठीक है, बिना लीडर के कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी एक जो कोशिका होती है, जो हमारी सेल होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, एक केंद्रक होता है। केंद्रक मतलब क्या काम करता है ये, कि ये पूरी बॉडी के जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज मतलब क्या होता है, जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, ये बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। इन सब को प्रॉपर काम कराने की जो देख रेख होती है वो कौन करता है, इसका जो देख रेख कौन करता है, केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है ना। चलो अब थोड़े अपन इसी के अंदर की बात करें, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, जो हमारे डीएनए होता है, जो हमारे जिनसे जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सब किसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलो और इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। मतलब कि जैसे कि हम अगर अपन किसी कोशिका की बात करें, ये क्या होता है, उसका एक केंद्रक होता है, ये क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। और इसी के यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, उसका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और ये जो वॉल है, इसको अपन क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्लियर इतना। और केंद्रक की बात करें, ये हमारा क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाता है। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया है,
इसी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म है कोशिका के अंदर, वैसे ही केंद्रक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है। क्लियर इतना। और इसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमको मतलब क्या करते हैं, ये डिवाइड होके एक नई सेल जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और मतलब कि एक जो मैसेज होते हैं उसको नई सेल में प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर इतना। ये मतलब कि ये टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए तुम्हारा सेल का, ठीक, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आरआरबी में। क्लियर इतना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अभी और बात करते हैं, क्योंकि पूरा सेल हम क्या करते हैं आज ख़त्म ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सेल में और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब कि सेल वॉल होता है। अब कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, कोशिका भित्ति का काम होता है अंदर से प्रोटेक्ट करना, मतलब कि अंदर के जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, उन सभी को क्या करना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब कि ये क्या, बाहर की एक दीवार के जैसे काम करता है। अब देखो दीवार क्या काम करती है कि कोई भी एक बाहरी चीज़ को अंदर आने से एक रिस्ट्रिक्शन करती है, रोकती है उन सभी को, ठीक है। मतलब कि एक सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही अंदर जा सकते हैं या फिर बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, कोशिका भित्ति उन सभी को रोकने का काम करती है, एक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मतलब कि हर कोई अगर अंदर आ जाएगा तो हमारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मतलब कि डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर इतना। चल अगर अपन और बात करें इसमें, अब इसी के अंदर का अपन बात करें, जो हमारा केंद्रक होता है, इसी के साइड में क्या होता है, जल्दी से बताओ अगर तुमने कभी सेल देखी हो तो। और सेल भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक कौन सी होती है, प्लांट सेल होती है, दूसरी कौन सी होती है, एनिमल सेल होती है, ठीक है। एनिमल सेल में जो हमारे अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अपन भी क्या होते हैं, एक तरह के एनिमल ही होते हैं, जानवर हैं अपन लोग, ठीक है ना। चलो, और जो प्लांट सेल होती है किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, पौधों के अंदर होती है, ठीक है। अगर अपन इसी पे बात करें, चलो पहले एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारा केंद्रक होता है, इसी के साइड में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होता है। ये एक क्या होता है, रफ होता है, और एक क्या होता है, स्मूथ होता है। अब रफ में क्या होता है, इसमें इसके बाउंड्री पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाउंड्री पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि उससे चिपके हुए होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके जो बॉर्डर पे, इसके जो सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था, क्या बोला था, राइबोसोम क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्लियर इतना। चलो, और जो स्मूथ वाला होता है इसके बॉडी पे, ये बिल्कुल स्मूथ होती है, इस पर कोई भी राइबोसोम इस पर चिपका हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा, अभी अपन ने एक टॉपिक निकाला था कि सेल कितने टाइप की होती हैं। सेल 2 टाइप की होती हैं, सेल 2 टाइप की होती हैं। क्लियर है। कौन कौन सी होती हैं, प्लांट सेल होती है, और दूसरी कौन सी होती है, एनिमल सेल होती है। अब एनिमल सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, मतलब कि ये मैच्योर होता है, ठीक है। ये मतलब कि सारे ऑर्गेनेलीज को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, और वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी केंद्रक नहीं होता है, या फिर होता है तो बहुत माइन्यूट सा होता है, ठीक है ना। तो इसके जो ऑर्गेनेलीज होते हैं अपने ही हिसाब से, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है हर कहीं बिखरा हुआ होता है। क्लियर है, ठीक है। और हमारा जो मतलब कि एनिमल सेल होती है उसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, मतलब कि बहुत अच्छा क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है। क्लियर है। अब ये टॉपिक क्लियर है, ये बताओ। बाकी अगर इसमें कोई अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब सेल से क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। अब थोड़ा इसके अपन जो डिस्कवरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें क्या, ठीक है, अगर तुमको सही लगे तो चलो कर ही लेते हैं। अगर अपन देखो सेल भी क्या होती है, जैसे कि डिस्कवरी की बात करें, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, क्या नाम था इनका, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, पहली बार इसमें लिविंग सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और उन्होंने किस में देखा था, ये कॉर्क में देखा था। कॉर्क मतलब समझते हो कि मतलब एक छोटा सा जैसा एक
लकड़ी का कुछ वो तुमने देखा हो कभी बॉटल्स में लगा रहता है, एक कॉर्क जैसा रहता है, ठीक है। उन्होंने देखा था इसमें क्या लिविंग क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था, मतलब कि उन्होंने क्या देखा, बैक्टीरिया के अंदर देखा था उन्होंने। क्लियर है। चलो और अपन किसकी बात करें, रॉबर्ट कोच की बात करें। रॉबर्ट कोच ने भी देखा था इसको। रॉबर्ट कोच किसने देखा था, रॉबर्ट कोच। उन्होंने किस में देखा था, ये डेड सेल देखी थी उन्होंने। कैसी देखी थी, ये डेड सेल देखी थी। डेड सेल किसके अंदर देख, तुमने कभी देखा होगा गाइस कि वो मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी, तो उसमें कैसे वो स्पंजी जैसा होता है, छोटे छोटे इसमें छेद बने होते हैं, वैसे ही उन्होंने देखा था उसमें, ठीक है। वैसे ही उसका मतलब स्टडी जब रॉबर्ट कोच ने की तो उन्होंने डेड सेल को देखा था। क्लियर इतना। अब अगर कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों को मालूम हो तो ज़रूर बता देना, अपन नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये अब रुकेगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। इसके लिए भी तुम्हारे पास 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करो और आंसर करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊर्जा का हस्तांतरण। ऊर्जा का हस्तांतरण मतलब कितना, 10%। नियम किसने दिया था। चलो अब इसके बारे में जल्दी से बताओ। अगर अपन 10% नियम की बात करते हैं, 10% इसमें क्या होता है, 10% रूल के बारे में किसने बोला था, रेमंड लिनमैन ने बोला था। किसने बोला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर इतना। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये 10% रूल होता क्या है, ये तुम्हारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैंने ही उठाए ये सारे के सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जो 25 में पूछे गए हैं और 24 में भी पूछे गए हैं। ये आरआरबी के जितने सारे एग्जाम्स हैं सब के सब मैंने देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन इसकी बात करें कि जो 10% रूल होता है इसका मतलब क्या होता है, तुमने कभी एक वर्ड सुना होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसकी एक रूल है, ठीक है, मतलब कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा हमेशा वही जिंदा होगा, ठीक है। और ये बेसिकली ये फॉलो भी होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे भी कोई एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, अब इसको ये डेवलप हुआ, बड़ा हुआ, इसको काटने वाला भी कोई हो गया, ठीक है, अब इसको यूज़ करने वाला भी किसी ने इसको काट के यूज़ किया होगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, अब इनको खाने वाले छोटे से क्या होते हैं, जानवर होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि जो खरगोश होता है, ठीक है, वो गाजर खाता है, ठीक है। तो जो खरगोश होता है, अब इस खरगोश को खाने के लिए भी कोई होगा। जैसे कि पेड़ को किसने खाया, खरगोश ने खा लिया, खरगोश ने खा लिया। अब जितनी एनर्जी इसके पास जाएगी वो कितनी होगी, इसके पास 10% ही जा पाएगी। जितनी पौधे के अंदर एनर्जी होगी, मतलब जितनी पौधे के पास में एनर्जी होगी वो उसका 10%, ठीक है। अगर 100 है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके पास में जाएगी, खरगोश के पास में जाएगी। और खरगोश को खाने के लिए भी कोई जानवर होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो शेर, ये लोमड़ी वगैरह जो भी हो, मतलब कि जो भी मांसाहारी जानवर होगा, तो उसके पास भी कितना जाएगा, 10% एनर्जी भी जाएगी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि मीट खाने से या फिर जो भी जो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से क्या आती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक रूल होता है, ठीक है। अब जो छोटे से लेके बड़े तक का और बड़े से लेके और बड़े तक का क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर अपन कोई भी चीज़ खाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब ये शायद तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसने दिया था, ये लिनमैन ने दिया था। ये तुम लोगों को याद में रखना है कि 10% रूल किसने दिया था, रेमंड लिनमैन ने दिया था। क्लियर है। और ये इसका मैंने मतलब भी समझा दिया कि ये क्या होता है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक कारक कौन सा होता है। चलो अब इसके बारे में बताओ। अभी अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है, जल्दी से अब इसका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलो अब इसको कवर करें। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक कारक कौन सा होता है। पारिस्थितिकी कारक का एक जैविक कारक क्या होता है, हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्योंकि अभी अपन ने देखा कि सबसे छोटा जो कारक होता है वो कौन सा होता है, हरे पेड़ पौधे होते हैं, जिनको कौन खाता है, खरगोश खाता है,
अभी देखा था ना अपन लोगों ने, ठीक है। चलो, और जो खरगोश को काटने वाले कौन होते हैं, लायंस वगैरह जो मांसाहारी जो होते हैं, ठीक है, उन सभी को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे हो जाएगा, एक जैविक कारक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करो जल्दी से। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। अब गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, जल्दी से बोलो। अब इसको अपन अगर आंसर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। सॉरी, इस पर गलत टिक हो गया, हवा हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करते हैं, गैर पारंपरिक स्रोत। अब तुम लोगों को मालूम होगा कि लकड़ी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, ज़मीन से मिल जाती है, पेट्रोल ज़मीन से मिल जाता है, ठीक है, और जो कोयला होता है ये भी अपन को क्या हो जाता है, ज़मीन से मिल जाता है। और ये मतलब कि एक एंडलेस चीज़ है, ठीक है। लकड़ी भी क्या होती है, अपन मतलब कि एक बार काट के जला के इसको ख़त्म कर देते हैं। पेट्रोल क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है ज़मीन के अंदर से। कोयला क्या होता है, ज़मीन के अंदर से अपन निकाल के या फिर जो लकड़ी से जला के अपन क्या कर देते हैं, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन क्या अपन हवा को ख़त्म कर सकते हैं। अब गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब कि धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती जा रही है, ये उसका एक सही कारण नहीं होगा, ठीक है। अब चाहे उसमें ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर कोई भी अदर गैसेस हो, लेकिन वो हवा तो है ना, ठीक है, हवा तो चल रही है। तो वो ये क्या हो जाएगा, हमारा गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा, ठीक है। हमको बस आंसर करना था कि गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा होता है, जो अपन को कहाँ से मिला हो, ट्रेडिशन से मिल रहा हो, जो अपन को कहाँ से मिला हो, जन्मजात मिला हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, एक सेकेंड। ये तुम्हारे पास रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। अब टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाना जाता है, इसका जल्दी से आंसर करो। जो टेबल ग्रेन्युलेटेड शुगर होती है, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। अब थोड़ा सा अपन ग्लूकोज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका आंसर ग्लूकोज नहीं है, मैंने बोल दिया तो उसी का आंसर मत कर देना, ठीक है। अब टेबल दानेदार चीनी का मतलब क्या होता है, इसमें अपन आंसर करेंगे सुक्रोज। अब थोड़ा सा अपन ग्लूकोज के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा एनर्जी का मेन सोर्स जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब अगर अपन शुगर की बात करें, सबसे पहले शुगर भी छोड़ो, अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अपन कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं, जैसे कि हमारे जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स कहते हैं। अगर अपन बात करें इसमें मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है, फिर डायसैकेराइड होते हैं, जो कि आजकल मतलब एक पढ़ाया नहीं जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड होता है। लेकिन मतलब कि इसके बाद में दूसरा कौन सा होता है, हमारा पॉलीसैकेराइड होता है। कौन सा होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अब तीनों का मतलब हम समझ लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि जैसे तुम्हारे पास में एक चीनी है, चीनी का डब्बा है, देखा होगा घर पे। अब उसमें से तुम एक दाना, सिर्फ एक दाना उठाओगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। मतलब ये थोड़ी सी चीनी अपन ने उठाई है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। क्लियर इतना। चलो अब तुम लोगों को ज़्यादा ही कुछ चटास लग रही थी, तुम लोगों ने 2 उठा ली है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, डायसैकेराइड कहेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी वर्ड आए डाई का, ठीक है, DI किसी के भी साथ में जुड़ा हो तो वहाँ पे समझ जाना किसी 2 चीज़ों की बात हो रही है। क्लियर इतना। चलो अब अपन थोड़ी सी और बात करते हैं। अब एक तुमने क्या किया कि थोड़ी सी मतलब कि मम्मी से बोल के तुमने क्या कर लिया, थोड़ी सी और चीनी ले ली, चुरा के कैसे भी करके तुम लोगों ने थोड़ी सी और चीनी ले ली। तो मतलब कि 5-6 दाने तुम्हारे पास में आ गए, 10 एक दाने तुम्हारे पास में आ गए, तो उसको क्या कहेंगे, हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। समझ में आया, इसको अपन क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। और अगर तुम लोगों की मतलब कि जब तुम्हारी पिटाई की बारी आती होगी तो तुम लोग क्या करते हो, पूरा का पूरा डब्बा उठा लेते हो, ठीक है। जब तुम लोग खाने का मन होता है तुम लोग क्या करते हो, चीनी का पूरा डब्बा उठा लेते हो, उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। तो चलो अब ये समझ में आया कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, जब तुम लोग एक दाना उठाते हो। डाइसैकेराइड क्या करते हैं, जब तुम 2 चीनी के दाने उठाते हो। ओलिगोसैकेराइड कुछ मात्रा में, मतलब कि छोटा मोटा तुम 10 एक दाने उठा लेते हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। और जब तुम पूरा का पूरा डब्बा उठा लेते हो, बहुत ज़्यादा चीनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है उसमें, तो अपन क्या कहेंगे, उसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे। क्लियर इतना, ये शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें। जैसा कि तुम्हारा साइंस का एक टॉपिक है मेन, जिसमें क्या पूछते हैं, तुम्हारे फॉर्मूलाज पूछते हैं। तो जल्दी से बताओ इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12N
O6 क्या होता है इसमें, अब देखो थोड़े से अपन इस पे बात कर लेते हैं। कार्बन इसमें कितने अमाउंट में रहता है, इसका रेशो क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। इसी के अपन बात करें तो हाइड्रोजन कितना होता है, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऑक्सीजन कितना मिला होता है, इसका 6 मिला होता है। क्लियर है, मिट गया उसमें। हाँ, C6H12, ये बार बार याद में रख लेना क्योंकि फॉर्मूला इसी से क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है हमारा ग्लूकोज का, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, कार्बन कितनी होती है, 6 होती है, हाइड्रोजन 12 होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर इतना। चलो अब ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ग्लूकोज के एक पार्ट होते हैं। हम शायद नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट किसी क्लास में इन सभी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये तुम्हारे एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान में रखना। अब जो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुक्रोज हो जाएगा। क्लियर है। और ग्लूकोज भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर है। चलो तुम लोगों ने देखा होगा कभी हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं इसमें ग्लूकोज लगाया जाता है बॉडी में, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें क्या, अरे जल्दी से बोल दो, चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे पास, जल्दी से आंसर करो इसका। ऐसा कौन सा अम्ल है जो वृद्धि होने के साथ मांसपेशियों में ऐंठन होती है, ठीक है, जल्दी से करो। जब कोई भी एक ऐसा अम्ल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसमें क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ऐंठन होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगती है, इसमें ऐंठन होने लगती है। तो जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से आंसर करो इसका। चलो टाइम अप। चलो अम्ल में ऐसा कौन सा अम्ल है जिसकी वृद्धि होने पर मांसपेशियों में क्या होती है, ऐंठन होने लगती है। मतलब कि देखो गाइस, ऐसा है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जिनके बढ़ने से मतलब जो हमारी बॉडी को सैचुरेट करने के लिए, बॉडी को मतलब कि एक सही ढंग से चलने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन देखो कोई भी चीज़ हो, एक पर्टिकुलर मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, या फिर कोई भी चीज़ अपनी लिमिट में रहे तो बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर लिमिट से अगर क्रॉस कर जाए तो वो हानिकारक हो सकता है, या फिर मतलब कि लिमिट से ही बहुत कम हो जाए तो वो कोई ना कोई डिसीज़ ज़रूर कॉज कर सकती है, ठीक है ये। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लैक्टिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन होना मतलब क्या होता है कि तो इसमें खिंचाव होने लगता है। जब लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में क्या होने लगता है, मांसपेशियों में क्या होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, बहुत खिंची लगने लगती है, ठीक है ना। वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। क्लियर है। चलो और इसी में अगर अपन बात करें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि वो फॉर्मिक एसिड के बारे में। फॉर्मिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, जल्दी से बता दो। अब जो हमारे जो आंट्स होती हैं, जो हमारी चींटियां होती है, वो उनके जो डंक होते हैं, ठीक है, तुम लोगों ने कभी खाए होंगे, जो लाल चींटी होती है, तो वो जो लाल चींटियां होती हैं उनके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जो हमारे जो आंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं, उनके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। मैलिक एसिड किस में होता है, मैलिक किस में होता है, जो हमारे एप्पल्स होते हैं। कल अपन लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, अगर नहीं पढ़ा हो तो कल की क्लास देख लेना एक बार, ठीक है ना। हमने कुछ ऐसे एसिड्स के बारे में बात करी थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। क्या बोल रहा है, एथेनॉल किससे प्राप्त होता है, जल्दी से बोलो। अभी एथेनॉल पे थोड़ी सी अपन बात भी करेंगे इस पर, कि अभी जो गवर्नमेंट ने जो एथेनॉल का इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया है, पेट्रोल में मिलाना शुरू किया है, ये क्या कारण है और क्यों किया जाता है। अब थोड़ा सा अपन इस पर बात करें कि एथेनॉल किससे प्राप्त होता है। सबसे पहले इसका आंसर सुनो, गन्ना से मिलता है, ठीक है। कौन सा मिलता है, ये गन्ना से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में सुनो कि जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मतलब कि क्या एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है ना। अब एनर्जी का काम करने के साथ में इसमें क्या निकलते हैं कि जो एनर्जी का काम कर रहा है ये, तो अपने पास ही बहुत सारे ऐसे मतलब कि साइंटिफिक चीज़ें आ चुकी हैं कि अपन इसका काय में यूज़ करने लगे हैं, पेट्रोल डीजल में इसका यूज़ करने लगे हैं। अब इसमें क्या होता है कि
अब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या करता है, किसी चीज़ को पुश करने का काम करता है। अगर जो हमारा पेट्रोल भी होता है ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है, वो भी क्या करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो एथेनॉल हमारे गवर्नमेंट ने किस में मिलाया है, पेट्रोल डीजल इन सब में मिलाने का मतलब कि उन्होंने कुछ परसेंट में मिलाया, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेट्रोल के दाम मतलब कि दाम तो वही है, लेकिन मतलब क्या होता है कि पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी और इसमें एथेनॉल मिलाने से, क्योंकि अपने पास एथेनॉल के क्या गन्ना से मिल रहा है, गन्ना और अपने यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। और इसी से क्या होता है, गन्ना का जो रस है या फिर मतलब कि जो भी चीज़ें उससे निकलती हैं उससे अपन एथेनॉल बना के अपने पेट्रोल में मिला के अपन क्या इंजन को चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, पेट्रोल की खपत कम हो जाती है और इससे अपन विदेशों पे जो अपन जो निर्भर होते हैं, जो डिपेंड है, तो अपन उस पर कम हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन आज भी गवर्नमेंट उतनी मात्रा में खरीद रही है और उतना ही एथेनॉल मिलाया जा रहा है, पैसे का मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है, इन सब पे अपन बात नहीं करेंगे, अपना टॉपिक अलग है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, जल्दी से बात करते हैं इस पर। क्या है, एक कौन सा एक हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, हाइड्रोकार्बन का कौन सा एक उदाहरण है, जल्दी से बोलो। जल्दी से आंसर दो। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, एक एसिटिक एसिड हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस पर थोड़ी सी अपन कम बात करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो इस पर अपन पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। हाँ, इस क्वेश्चन को कोई नहीं भूल सकता, जल्दी से बोलो। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया होगा, जल्दी से बोलो। मैं बताऊं क्या, चलो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इनके जो डेथ एनिवर्सरी पे कौन सा जो अवार्ड है वो स्टार्ट किया गया था, जल्दी से बोलो। चलो अगर अपन इसके अवार्ड की बात कर रहे थे, वो कौन सा स्टार्ट किया गया था, नोबल स्टार्ट किया था। क्या किया गया था, नोबल स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो नोबल दिए जाते हैं सबसे पहले, अगर अपन जीएस में बात करेंगे इसके बारे में पूरी फुल इस पर अपन पूरा डिस्कशन करेंगे कि नोबल इसको कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब दिया गया था। ठीक है, और अपने इंडिया में सबसे पहले किसको दिया गया था। ठीक है, 1901 और मतलब सारे अपन बात करेंगे इंडिया में किस किस को दिया गया था। ठीक है, रमन जी को कब दिया गया था और बाकी सब अपन से पढ़ेंगे। 1913 का अपना ये साहित्य में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, सब कुछ देखेंगे उसमें अपन, सब बात करेंगे। ठीक है, अभी इस पे बात करें, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, जल्दी से बोलो। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है, ये अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सीमेंट का एक मुख्य घटक क्या होता है इसमें, COO2 होता है। क्या होता है, SiO2 होता है, O2 होता है। ठीक है ना, इतना तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो आज भी अपने पास 10 क्वेश्चंस थे, तो कैसी लगी तुम लोगों को क्लास, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और कौन से टॉपिक्स ऐसे लेने चाहिए सजेस्ट ज़रूर करना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इस टॉपिक क्या मतलब कि इस चैनल पे ये सारे टॉपिक्स आते रहेंगे। और कुछ दिन में मतलब कि हम लोग जीएस भी स्टार्ट करेंगे आरआरबी के लिए, और अभी तो एसएससी के लिए स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ठीक है, कल मिलते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी हो बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, ओके, जय हिंद।